दोस्तों नमस्कार। दोस्तों फाइनली पश्चिम बंगाल का चुनाव संपन्न हो गया। 4 मई को काउंटिंग का दिन था और शाम देर रात तक चुनाव परिणाम फाइनली सबके सामने आ गया। और इस चुनाव परिणाम का एक खासियत यह रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त जीत दर्ज की है। और दोस्तों इस जीत की एक खासियत ये रही ना कि आज तक अभी तक जितने भी ओपिनियन पोल हों, एग्जिट पोल हों, किसी ने भी बीजेपी इतना बड़ा जीत दर्ज करेगा किसी ने भी नहीं सोचा होगा। हाँ, सबको ये लगता था कि बीजेपी बहुमत के पार चली जाएगी। 148 जो बहुमत का नंबर है उससे ज़्यादा सीटें ले आएगी। 150 देते थे, 154 देते थे, 165 देते थे। मेरी खुद की पोल एजेंसी जो फीवी पोल्स है वो 179 सीट दे रहा था। और उसके बाद टुडे चाणक्य वाले जो हैं वो 192 सीटें दे रहे थे। कोई भी एग्जिट पोल ये रिस्क नहीं ले रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को 200 से ज्यादा सीटें दिखा दें। तो दोस्तों हर एक चीज का एक अंतरात्मा होता है। चुनाव से पहले मैंने असम के बारे में भी कहा था कि असम में 100 सीटें पार करेगी और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 200 सीटें पार करेगी, और ऐसा ही हुआ। तो इसी के ऊपर आज हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे और ये सोचने का कोशिश करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे कि ये जीत कैसे हिंदुओं की जीत है, ये पश्चिम बंगाल की जीत कैसे भय के ऊपर भरोसे का जीत है। किस तरह से मोदी ने, अमित शाह ने और शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल के लोगों को ये भरोसा दिलाया कि वो आने वाले हैं। अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करेंगे, घरों से लेकर बूथ तक निकलेंगे, तो हम लोग सत्ता में आ सकते हैं। और सत्ता में आएंगे तो आपका जो डर है, आपका जो भय है वो हम दूर करेंगे। और पश्चिम बंगाल के लोगों ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह, शुभेंदु अधिकारी की बातों पर भरोसा किया और इसका परिणाम आप नंबर्स में देख सकते हैं। तो इसी के ऊपर दोस्तों हम लोग डिटेल में थोड़ा एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देखने का कोशिश करते हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन आप देखिए, यहां पर आएंगे, यहां पर देखिए सीटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस प्रकार है। हां, आप देखिए स्क्रीन पर। तो सीट जो है भारतीय जनता पार्टी को 206 सीट आए हैं टोटल, और तृणमूल कांग्रेस को 81 सीट हैं, और अदर्स को जिसमें कांग्रेस भी है, सीपीएम भी है, वो अखिल भारतीय उन्नयन पार्टी वो भी है, इन सब को मिलाकर 6 सीटें आई हैं। दो तो हुमायूं कबीर नहीं जीता है, 2 कांग्रेस ने जीता है, 2 सीपीआई सीपीएल ने जीता है। तो ये तो था दोस्तों पूरा सीटों का प्रोजेक्शन। और दोस्तों देखिए, मैंने भी एग्जिट पोल एनालिसिस किया था और मेरे एनालिसिस के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 179 सीटें मैं दे पा रहा था, और कांग्रेस को मैं 118 सीटें दे रहा था। बाकी अन्य को मैं 6 से 8 सीटें मैं भी दे रहा था। तो मैं जब डेटा देख रहा था तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं भारतीय जनता पार्टी को अपने मन से 206 सीटें दे दूं। मुझे जहां तक समझ में आया तो मेरे अनुसार 179 आ रहा था, लेकिन मुझे खेद है कि मैं इस सुनामी को, इस लहर को पहचान नहीं पाया। अब दोस्तों देखते हैं कि सीट परसेंटेज वाइज किस पार्टी को कितना वोट मिला था। तो दोस्तों टीएमसी को 40.80% वोट मिला था, और ये उनके 48% 2021 के मुकाबले 8% कम है। और भारतीय जनता पार्टी को जो 2021 में 38% थे, इनको 45.84% ऑलमोस्ट 46% वोट मिले हैं। मतलब कि 2021 के मुकाबले 8% ज़्यादा वोट मिले हैं। इसका मतलब दोस्तों कि जितना भी टीएमसी का वोट कटा है वो सारे के सारे बीजेपी में चला गया है। मैंने जो एनालिसिस किया था एग्जिट पोल में, तो मेरे एग्जिट पोल के अनुसार टीएमसी को 40% तो मिल रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 44% वोट मिल रहा था। 43.99 था, 44% वोट मिल रहा था। और मुझे लग रहा था कि कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, ये सारे लोग को 1% वोट मैंने उधर दिया था, 11% वोट मैंने उधर दिया था। तो लेकिन मैं इसमें भी गलत साबित हुआ हूं, और बीजेपी को
45.84% वोट मिले हैं। अब दोस्तों आ जाइए फेज वाइज। फेज वाइज में फेज 1 में जो प्रोजेक्शन था, जो मैंने किया था, या जो एक्चुअल में आया है, वो काफ़ी सिमिलरिटी है। फेज 1 में मैंने ये बताया था कि भारतीय जनता पार्टी को 112 सीटें आते हुए मैंने दिखाया था, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 117 सीटें आ रही हैं, और तृणमूल कांग्रेस को 30 सीटें मैंने भी दिखाई थी, 30 सीटें एक्चुअल में भी आई थी। अन्य के खाते में 5 सीटें आती हुई दिख रही हैं। सबसे ज्यादा उलटफेर हुआ है दोस्तों फेज 2 में। फेज 2 में मुझे लग रहा था कि तृणमूल कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, क्योंकि फेज 2 में मुस्लिम आबादी वाले सीट ज्यादा हैं और तृणमूल का गढ़ कहा जाता था। 142 सीटें थी, और इसमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है। 91 सीट ले आए थे, जहां पर 2021 में यहां पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें मिली थी। तो लोग डिबेट में लोग पूछते थे कि 18 से कितना जाएंगे आगे, 18 से 18 दूनी 36 जाएंगे, 18 तीय 54 जाएंगे। मैं कहता था 18 चौक 72 जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन ये तो 18 पचे 90 ले आए हैं। मतलब कि 400% ज्यादा, 500% ज्यादा सीटें ले आना, इट्स अ बिग अचीवमेंट है। और तृणमूल कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस का सोचिए दोस्तों, 141 में से 123 सीटें तृणमूल कांग्रेस इस एरिया से जीतती थी, वो सिर्फ और सिर्फ 49 सीटों पर अटक के रह गई। मेरे खुद के एनालिसिस में मुझे लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 67-68 सीटें जीतेंगी और तृणमूल कांग्रेस 80 प्लस रहेगी। लेकिन जब जनता, कहते हैं ना, जनता जनार्दन होती, जनता जब देने पे उतारू होती है ना, तो वो सारे बंधन को तोड़कर जबरदस्त सीटें दे देती हैं। तो ये तो रहा दोस्तों फेज वाइज। अब आ जाइए डिस्ट्रिक्ट वाइज। डिस्ट्रिक्ट वाइज दोस्तों थोड़ा सा इस पे देखिएगा, एक एक सीट का मैं बता रहा हूं। नॉर्थ बंगाल में टोटल 54 सीटें हैं, ठीक ना, और भारतीय जनता पार्टी उसमें 40 सीटें जीत गई हैं। अब देखिए, इसमें कूच बिहार में 9 सीटें हैं, 9 सीटों में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है, तृणमूल 1 सीट जीती है। अलीपुरद्वार 5 सीटें हैं, 5 में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई हैं। जलपाईगुड़ी में 7 सीटें हैं, 7 में से 7 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत गई हैं। कलिंगपोंग में 1 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत गई हैं। दार्जिलिंग में 5 सीटें, 5 की 5 भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। उत्तर दिनाजपुर 9 सीटें हैं, इन 9 सीटों में 4 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत गए। दक्षिण दिनाजपुर में 6 सीटें हैं, वहां पर 4 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत गई हैं। मालदा में 12 सीटें हैं, 12 में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी हैं। और ये देखिए दोस्तों, मैंने जो अनुमान लगाया था, अलीपुरद्वार हो गया, चाहे कूच बिहार में मैंने 9 की 9 सीटें जिता दी थी, लेकिन एक ही जीत पाई। दक्षिण दिनाजपुर हो गया, या फिर मालदा की सीटें हो गया, इन सब में भारतीय जनता पार्टी ने, जो मैंने एग्जिट पोल में एनालिसिस किया था, उससे ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है। उसके बाद आज ये दोस्तों साउथ बंगाल में टोटल 183 सीटें हैं, और 183 में से भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए 118 सीटें जीती हैं और 89 सीटों की लीड ली है, ठीक है ना। नॉर्थ रीजन में सिर्फ 10 सीट ही का लीड था, 10 सीट ही पिछले बार की अपेक्षा ज्यादा आया था। लेकिन जैसे दोस्तों मुर्शिदाबाद में 22 सीटें में से 8 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। मालदा की 17 में से 14, नाडिया की 17 में से 14 सीटें जीती हैं। नॉर्थ 24 परगना की 33 में से 22 सीटें जीती हैं। साउथ 24 परगना में 31 सीटें हैं, उसमें 11 जीत चुकी हैं। 1 सीट पर रीपोलिंग होगी 21 मई को। उसके बाद कोलकाता की 11 सीटें में से 6 सीटें जीत गई हैं। हावड़ा में है 16 सीट में से 9 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है। हुगली की 18 में से 15 सीटें। पूर्व मेदिनीपुर में 16 सीटें जीत गई। पश्चिम मेदिनीपुर में 15 में से 13 सीटें जीत गई हैं। झारग्राम में 4 की 4 सीटें जीत गई हैं। ओह, दिस इज ह्यूज क्रेजी। उसके बाद आ जाइए राहर बंगा, इसमें जो है पुरुलिया में 9 सीटें हैं, 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई। बांकुरा की 12 की 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। पूर्व बर्धमान 16 में से 14 सीट, ये दोस्तों ह्यूज है।
पूर्व वर्तमान के 16 की 16 सीटों पर टीएमसी का था, लेकिन 16 में से 14 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। पश्चिम बर्धमान 9 में से 9 सीट जीत जाती है। बीरभूम 11 में से 6 सीट जीत जाती हैं। इस रीजन में टोटल 57 सीट है। इस 57 सीट में से 50 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती है और इसमें 32 सीटों का पिछले बार के मुकाबले में बढ़त होती है। और इस तरह दोस्तों टोटल 293 का काउंटिंग हुआ है। 293 में भारतीय जनता पार्टी को 208 सीटें आई हैं, 206 सीटें आई हैं। 131 सीटों का फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। तो दोस्तों ये तो था पूरा का पूरा। और दोस्तों इस चुनाव की सबसे बड़ी खासियत क्या रही? इस चुनाव की सबसे बड़ी खासियत रही कि ममता बनर्जी जो पिछले बार नंदीग्राम से हारी थी, जो शुभेंदु अधिकारी को चैलेंज देते हुए वो नंदीग्राम चली गई थी, इस बार वो भवानीपुर सीट से लड़ रही थी। और इस बार शुभेंदु अधिकारी जिनका जो है नंदीग्राम से सीट ऑलरेडी एलोकेट हो चुका था, लेकिन वो इस बार ममता बनर्जी को चैलेंज देने के लिए उनके गढ़ में भवानीपुर में आकर इलेक्शन लड़े और शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के गढ़ में उनको हराया। 10,000 से ज्यादा मार्जिन के वोटों से ममता बनर्जी को हराया और ममता बनर्जी का ये पूरा का पूरा किला जो है ढह करके रह गया। दोस्तों मेरा ये फर्म बिलीव है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी को जो विजय मिली है ना, ये विजय 2021 में ही इनको मिल जाना चाहिए था, जैसा कि माहौल है। जैसा कि आपने 2021 के एग्जिट पोल में भी आप देख सकते हैं, लोगों ने ऐसा अनुमान लगाया था। लेकिन जो कहते हैं ना कि तृणमूल कांग्रेस का तीन उनका होता है छापा पॉलिटिक्स। छापा पॉलिटिक्स मतलब जो मृत लोग हैं, जो लोग यहाँ से चले गए हैं, उनका वोट जो है ये लोग डाल देते थे। ये हुआ छापा पॉलिटिक्स। और एक होता है कि जामिंग पॉलिटिक्स। जामिंग पॉलिटिक्स मतलब कि जिस एरिया में उनको लगता है यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दे सकते हैं, उन एरिया को वो आइडेंटिफाई करते थे और उनको घर से बाहर ही नहीं निकलने देते थे। तो ये होता था जामिंग पॉलिटिक्स। और तीसरा होता था धमकी भरा पॉलिटिक्स। अगर कोई आदमी बूथ तक जाने को बेचैन ही है तो उनको धमकी दिया जाता था कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे तो हम आपको मारेंगे, पीटेंगे, आपकी बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, आपके घर को जला देंगे। और इस चीज को करने में लास्ट टाइम में 2021 में तृणमूल कांग्रेस के जो सिंडिकेट के लोग होते हैं, गुंडे होते हैं, वो सक्सेसफुल हो गए थे। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई। लोग कुछ भी एनालिसिस करें कि खेला होवे चल गया, बीजेपी ने ये गलती की, बीजेपी ने वो गलती की, ना, बीजेपी से सिर्फ एक गलती हुई थी कि उन्हें लगा कि लोग आकर बूथ तक दे देंगे। तृणमूल कांग्रेस के लोगों का ये जो चक्र है उसको समझ नहीं पाए थे, लेकिन 6 साल समय लगा, 5 साल समय लगा उनके इस चक्र को समझें। सोचिए, इतना सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉयमेंट होने के बाद भी ये लोग बूथ के अंदर बीजेपी के कैंडिडेट के आगे टेप चिपका दिए थे कि कोई उनको वोट दे ना पाए। और यही मॉडल के कारण जो है डायमंड हार्बर में अभिषेक बनर्जी जीता था। नहीं तो अभिषेक बनर्जी कितनी हैसियत। खैर फिर भी जो दे रहा है दुरुस्त है। इस बार ये जो छापा पॉलिटिक्स है उसका जो है सफाया एसआईआर करके खत्म। अब छापा पॉलिटिक्स खत्म। जैमिंग पॉलिटिक्स के लिए बीजेपी ने भी बहुत कोशिश की। जहां जहां उनको लगा कि यहाँ के लोग बाहर निकलने में कतरा रहे हैं, इनके ऊपर जैमिंग हो सकती है, तो उनके घर के अंदर ही बूथ बनवा दिया। और उसके बाद जितने सिक्योरिटी फोर्सेस का इंतजाम भारतीय जनता पार्टी ने किया, पिछले 2021 में सिर्फ 60,000 फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट था, इस बार 3 लाख कर दिया। और लोग जो है घर से निकलकर बूथ तक पहुंचे, वोट दिए। अब वोट दिए और खुले मन से वोट दिए और उनको ये विश्वास दिलाया गया कि आप घर से बाहर निकल कर दिए, पूरे सिक्योरिटी की व्यवस्था हम करते हैं। और सोचिए, अजय पाल शर्मा इतने बड़े आईपीएस, इतना बड़ा गुंडा था, जहांगीर खान अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड, उसके घर पे चढ़ के जब अजय पाल शर्मा उसको कह रहे हैं उसको समझा देना, उसके परिवार के लोगों को कह रहे हैं उसको समझा देना, अगर किसी को धमकी करेगा तो उसका सही से हम इलाज करेंगे। और जहांगीर खान कहीं दिखा नहीं उसके बाद।
और ये जो बाद में उसका एक दो वीडियो सुने ना कि खेला उन्होंने शुरू किया है शेष आमी कोरबो, और एक और डायलॉग मार रहा था कि उनको कह रहा था कि अगर वो सिंघम है तो वो ही पुष्पा हैं। तो अब 21 तारीख को बाबू तुम आ जाना, कितने बड़े तुम सूरमा हो, और तुम्हारा अभिषेक बनर्जी उसको भी बुला लेना। और अगर कहता ना कि फाल्टा के सीट के ऊपर उनका वर्चस्व है, फाल्टा अब तुम जिता कर दिखा देना जहांगीर खान, तब पता चलेगा। तो दोस्तों मुझे इसके ऊपर इतना ही एनालिसिस करना था कि जो लोग जो टीवी पर बैठे हुए हैं, जो एग्जिट पोल को बकवास बता रहे थे, जो एग्जिट पोल को ये कह रहे थे कि लोगों ने रिस्पांस ही नहीं दिया, अरे लोगों को रिस्पांस बोलेंगे तब तुमको पता चलेगा क्या? उन लोगों के बॉडी लैंग्वेज से तुम्हें पता नहीं चलता है क्या? और अगर नहीं पता चलता तो तुम गधे हो। तुम्हें ये सर्वे का काम, पोलिंग का काम, डेटा एनालिसिस का काम नहीं करना चाहिए, तुम हट जाओ मैदान से। तो दोस्तों मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का मेरा फीवी पोल्स का जो एग्जिट पोल है और उसके बाद जो डेटा एक्चुअल डेटा आया है, उन दोनों में क्या लगता है कि मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताइए और आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते, बाय।